मेरा नाम सीमा है। मैं 30 साल की हूँ और पुणे में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ, कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था अर्जुन। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी की यज्ञी बात कर दी ना, इस प्रकार सबसे पहली चीज है कि जाल में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात के सन्नाटे वाले काम ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम रोहन है। वह 35 साल का है और मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। रोहन मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज्यादा बनती नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ रहता था और मैं अपनी किताबों में। माँ और उनके पिता के बीच भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं थी। शायद इसीलिए हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। रोहन की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले वह हंसता बोलता था, अब चुप रहने लगा। फिर पिछले हफ्ते उसने मुझे फोन किया, सीमा, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ, काम के सिलसिले में, और एक रात रहूंगा और तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सचमुच खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। मैं कॉलेज से लौटी तो देखा कि वह मेरे घर के सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोला, क्या हाल है प्रोफेसर साहिबा? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस किताबों और बच्चों के बीच जिंदगी कट रही है। तुम बताओ? उसने चाय का कप टेबल पर रखा और कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। फिर शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल और चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, सीमा, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो। कुछ तो बदला करो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। हमने थोड़ी देर देखी, फिर मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं, हवा अच्छी चल रही है। पुणे की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हम इस पर इतवार रहे, 2 कुर्सियां डाली और बातें करने लगे। रोहन ने अपनी जॉब की बातें बताई, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वह रात रात भर कोट लिखता है। मैंने कॉलेज के कुछ किस्से सुनाए, कैसे एक स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर के बीच में कविता पढ़ना शुरू कर दिया था। रात गहराने लगी थी, करीब 10 बजे। मैंने कहा, रोहन अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही मैंने लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ जो मुझे इस अकेलेपन से दूर ले जाते हैं। ये पल मेरे लिए बहुत कीमती है। उस रात मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। रोहन की मौजूदगी ने मेरे रोज के रूटीन को थोड़ा बदल दिया था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, एक रात की बात है। लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 1 बजे मुझे नींद से हल्की सी झटकी लगी। मैं उठी, पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस किया, लेकिन नींद अब भी दूर थी। मैंने फोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी। मैं हर रोज कहानियां पढ़ती थी। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो मेरे जैसी थी और उसकी भावनाएं मेरे भीतर कुछ जगा रही थीं। फिर मैंने फोन रखा और सोने की कोशिश की, लेकिन मन में एक उथल पुथल थी। फिर करीब 2 बजे मैंने हल्की सी आहट सुनी। मैं नीचे गई तो देखा कि रोहन किचन में पानी लेने आया था। उसने मुझे देखा और कहा, सीमा, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है। फिर हम दोनों मेरे कमरे में आ गए। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठी और वह दूसरी तरफ। फिर अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मुझे ऐसी हवा बहुत पसंद है। फिर हमने इधर उधर की बातें की, लेकिन बातें तो हम पहले ही बहुत कर चुके थे। कोई बात बची नहीं थी। तो रोहन ने अपना फोन निकाला और कुछ देखने लगा। मैंने भी अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, न्या, मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाऊं? मैंने कहा, नहीं, तुम नीचे अपने कमरे में जाओ। उसने नाखुशी से मुंह बनाया और कहा, अरे मुझे परेशान मत कर। फिर उसने आंखें बंद की और 2 मिनट में सो गया। मैं उठी, बाथरूम गई और अपने तंग कपड़ों को बदलकर डीले नाइट सूट में आ गई। मुझे तंग कपड़ों में नींद नहीं आती। वापस लौटकर मैं बिस्तर पर बैठी और फोन पर वही कहानी फिर से पढ़ने लगी। रोहन सो रहा था और उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मुझे रात के सन्नाटे में सुकून देते हैं। कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मन उसमें खो गया।
उस लड़की की जिंदगी मेरे सामने चल रही थी। उसका अकेलापन, उसकी बेचैनी, सब कुछ मेरे भीतर कुछ हिला रहा था। मैंने कॉल खत्म किया और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लीं, मानो नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में पसरा सन्नाटा भी मेरे भीतर के शोर को दबा नहीं पा रहा था। ऊपर से रोहन की भारी भारी सांसें और बीच बीच में आने वाली खर्राटों की आवाज मेरे धैर्य को और तोड़ रही थी। अगर वह इस कमरे में मौजूद न होता तो शायद मैं अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती, उन अधूरे सपनों को बुनती जो अक्सर रात के अकेलेपन में मेरा साथ देते हैं। लेकिन उसकी उपस्थिति ने जैसे मेरे मन के दरवाजों पर ताला लगा दिया था। मैं करवट बदलते हुए खुद से ही उलझने लगी। कुछ देर बाद रोहन ने भी करवट ली और सीधा लेट गया। उसके ऊपर डला हल्का कंबल थोड़ा सरक गया था। उसने ढीला ढाला कुर्ता और पायजामा पहना हुआ था जो अंधेरे में हल्के हल्के नजर आ रहा था। चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, पर उसकी हर छोटी हरकत मेरे ध्यान को अपनी ओर खींच रही थी। मैं घबरा गई और तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं, लेकिन भीतर कुछ ऐसा जाग गया था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। एक अनजानी बेचैनी, एक हल्की सी गर्माहट, जैसे कोई अनदेखी लहर मेरे भीतर उठ रही हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, बार बार कहा कि यह सब गलत है, यह सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन दिल अपनी ही रफ्तार से धड़क रहा था, तेज और अनियंत्रित। हर बार जब मैं ध्यान हटाने की कोशिश करती, मन फिर उसी दिशा में लौट आता। मैं सोचने लगी, आखिर मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ? एक तरफ डर था कि अगर मैंने खुद पर काबू नहीं रखा तो शायद मैं खुद को पहचान नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ एक अजीब सी जिज्ञासा थी जो मुझे उसी जगह खींचे जा रही थी। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, लेकिन नींद अब भी दूर थी। तभी अचानक रोहन का फोन बजा। वह गहरी नींद में था, लेकिन फोन मेरे पास ही रखा था। स्क्रीन बार बार जगमगा रही थी, एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है? मन में उठी जिज्ञासा ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। मुझे उसका पासवर्ड याद था, उसने कभी हंसते हुए खुद ही बताया था। मैंने धीरे से फोन उठाया और खोल लिया। मैसेज उसकी किसी करीबी दोस्त के थे। उनमें कुछ तस्वीरें और छोटे वीडियो भी थे। मैं पहले तो झिझकी, लेकिन फिर एक वीडियो खोल दिया। जो सामने आया उसे देखकर मैं सन्न रह गई। मेरी सांस जैसे थम गई हो। मैंने तुरंत फोन बंद करना चाहा, लेकिन उंगलियां खुद ब खुद अगले वीडियो की ओर बढ़ गईं। हर नया वीडियो मेरे भीतर के भावों को और उलझा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। समय जैसे रुक गया था, लेकिन घड़ी अपनी चाल चल रही थी। मेरा मन अब पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने फोन वापस रख दिया और रोहन की ओर देखा। वह अब भी गहरी नींद में था, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सांसें सामान्य थीं, लेकिन मेरे भीतर भावनाओं का तूफान उठ चुका था। डर, उत्सुकता, अपराध बोध, सब एक साथ उमड़ रहे थे। मैं धीरे धीरे उसकी ओर खिसक गई। मेरा इरादा कुछ खास नहीं था, बस एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी। मैंने बहुत हल्के से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया, जैसे नींद में कोई अनजाने में करता है। वह नहीं हिला। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन का तूफान थमा नहीं। रात गहराती जा रही थी और मेरे विचार और उलझते जा रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि यह सब बस एक पल की कमजोरी है, सुबह होते ही सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक रोहन की आंखें खुल गईं। मैं घबरा गई और तुरंत आंखें बंद कर लीं, जैसे गहरी नींद में हूँ। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा वह सुन लेगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर धीरे से उठा और बाथरूम की ओर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, अपने ही विचारों से जूझती हुई। जब वह वापस आया तो उसने शांत आवाज में पूछा, अन्या, तुम ठीक हो? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसने कुछ देर रुककर कहा, मुझे लगता है मुझे नीचे सो जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। वह चला गया, लेकिन उसके जाते ही कमरे में एक अजीब सी खालीपन फैल गई। उस रात के बाद मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मैं उस बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। शायद यह सिर्फ एक कमजोर पल था, या शायद मेरे भीतर कुछ ऐसा था जिसे मैं अब तक नजरअंदाज करती आई थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई। रात की सारी घटनाएं मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मैंने कॉफी बनाई और छत पर चली गई। सुबह की हवा थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन मन अब भी भारी था। मैं सोच रही थी, क्या रोहन को कुछ पता चला? क्या उसने कुछ महसूस किया? करीब 9 बजे वह उठा और मुझे छत पर देखकर ऊपर आ गया। उसने सामान्य अंदाज में कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, कॉफी लोगे? उसने हाँ कहा। हम दोनों चुपचाप बैठे कॉफी पीते रहे। कुछ देर बाद उसने कहा, कल रात मुझे अजीब से सपने आए। मेरे हाथ हल्के से कांप गए। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए पूछा, कैसे सपने? वह हंसते हुए बोला, पता नहीं, शायद थकान की वजह से। मैंने राहत की सांस ली। शायद वह सच में कुछ नहीं जानता था। दिन भर सब सामान्य रहा। मैं कॉलेज गई, वह घर पर रहा। शाम को हम बाजार गए, कुछ जरूरी सामान खरीदा, लेकिन मेरे भीतर रात की बात बार बार उभर रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था, एक क्षणिक कमजोरी या कुछ और गहरा। रोहन के साथ मेरा रिश्ता हमेशा सामान्य रहा था, न बहुत करीब
न बहुत दूर। लेकिन उस रात के बाद जैसे कुछ बदल गया था, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसी दिन उसने बताया कि वह कुछ दिन और यहीं रहेगा। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। रात का समय मेरे लिए हमेशा खास रहा था, किताबें पढ़ना, लिखना, अपने ख्यालों में खो जाना। लेकिन अब जैसे वह सब रुक गया था। 4 दिन तक वह मेरे साथ रहा। हर रात मैं सोचती कि कहीं फिर वैसा कुछ न हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह अपने कमरे में सोता, मैं अपने में। फिर भी मेरे भीतर की हलचल शांत नहीं हुई। 5वें दिन वह मुंबई लौट गया। जाते समय उसने मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया, लेकिन उसके जाते ही घर में एक अजीब सा खालीपन फैल गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी डायरी निकाली और सब कुछ लिख दिया। हर भावना, हर उलझन, हर सवाल। लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि मेरे भीतर चल रही एक गहरी लड़ाई थी। कुछ दिनों बाद उसका फिर फोन आया। उसने कहा कि वह फिर आने वाला है और पूछा कि क्या वह मेरे यहाँ रुक सकता है। मैंने थोड़ी झिझक के बाद हाँ कह दिया, लेकिन इस बार मेरे मन में पहले से कहीं ज्यादा सवाल और हलचल थी।